वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आप सभी का नोटसेट 09 प्री एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नोटसेट 09 मेंस की तैयारी, उसके साथ एसजी पीजीआई आरआरबी और आरएमएल मेंस की जो एग्ज़ाम आ रहा है, इन सभी का एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो, ज़्यादा इसका फोकस आपके नोटसेट 9 के मेंस पे होने वाला है, क्योंकि नोटसेट 9 के मेंस आने वाला है बहुत जल्दी और उसमें साइकेट्रिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। तो वो आज हम साइकेट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा साइन इनमें से कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको एनजीएस पेशेंट, ऑप्शन बी है डिप्रेस्ड पेशेंट, ऑप्शन सी है डेलूजनल पेशेंट, ऑप्शन डी है नेगेटिविटीज। तो इनमें से कौन से पेशेंट में आपके ओमेगा साइन देखने को मिलता है? तो अपन बात करें ओमेगा साइन की, तो सबसे पहले देखते हैं ओमेगा साइन होता कैसा है। ये आपके जो इमेज में आया है सामने, ये हैं आपके ओमेगा साइन। ओमेगा साइन ये देखने को मिलता है आपके डिप्रेशन की कंडीशन में। डिप्रेशन की कंडीशन में देखने को मिलता है ओमेगा साइन। डिप्रेशन में ओमेगा साइन देखने को मिलता है। तो जो अपना क्वेश्चन था, ओमेगा साइन देखने को कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन जो इसमें बी है, डिप्रेस्ड पेशेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है एक और साइन जो होता है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम है वेरा गोथफोल्ड। वेरा गोथफोल्ड भी देखने को मिलता है, जो कि अपनी आइज़ के ऊपर फोल्ड बन जाते हैं डिप्रेस्ड पेशेंट में, उन्हें हम वेरा गोथफोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये दो साइन आपको याद रखने हैं डिप्रेशन की कंडीशन में, एक तो ओमेगा साइन, एक वेरा गोथ साइन, वेरा गोथफोल्ड। इसके अलावा आपको डिप्रेशन में एक ट्राइज भी याद रखना है, जिसको हम जानते हैं बेक्ट्राइड के नाम से। बेक्ट्राइड। बेक्ट्राइड की बात करें, बेक्ट्राइड में आपके आता है वर्थलेसनेस। दूसरा अपन बात करें तो होपलेसनेस, और तीसरा अपन बात करें तो आता है हेल्पलेसनेस। ये तीन आते हैं बेक्ट्राइड में, और बेक्ट्राइड आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बेक्ट्राइड। डिप्रेशन की कंडीशन में बेक्ट्राइड देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेक्ट्राइड। और जो अपने वेरा गोथफोल्ड और ओमेगा साइन जो दोनों डिप्रेशन में देखे जाते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। इमेज भी आपको याद रखनी है, कभी कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है ओमेगा साइन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजोप्रेनिया से क्वेश्चन है। सीजोप्रेनिया हर बार एक क्वेश्चन देखा जाता है, एक नहीं, मेंस हो प्री हो नोटसेट का सीजोप्रेनिया कवर होता है। सीजोप्रेनिया से क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, आपको ध्यान से पढ़ना है सीजोप्रेनिया को। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द DSM-5 द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोप्रेनिया इंक्लूड एक्सेप्ट। इनमें से सीजोप्रेनिया का कौन सा पॉजिटिव साइन है किसी एक को छोड़ के? ऑप्शन ए है हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी है डिल्यूजन, ऑप्शन सी है प्लेट अफेक्ट, ऑप्शन डी है एक्साइटमेंट। तो इनमें से कौन सा पॉजिटिव साइन नहीं है वो आपको बताना है। तो अपन बात करें सीजोप्रेनिया की, तो सीजोप्रेनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन देखे जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन
पूरे एक बार कवर करते हैं इसको। सिजोफ्रेनिया में टिमोथी क्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिजोफ्रेनिया के 2 सिम्टम बताए थे। एक तो था पॉजिटिव सिम्टम और एक था नेगेटिव सिम्टम। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके कि जो पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम थे वो कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे। तो आपको याद रखना है टिमोथी क्रो नामक साइंटिस्ट ने पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स दिए थे सिजोफ्रेनिया के। बात करें अपन कौन कौन से होते हैं सिम्टम्स उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स की। पॉजिटिव सिम्टम्स को देखें एक बार। पॉजिटिव सिम्टम में आता है आपके एडिशनल बिहेवियर। कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है जिसमें अपने पहले के नॉर्मल बिहेवियर के अलावा कोई एडिशनल बिहेवियर आ गया हो, एक्साइटमेंट हो, अलग से दिख रहा हो, बिहेवियर में एडिशन हो, किसी प्रकार नया बिहेवियर हो पेशेंट में, तो वो पॉजिटिव सिम्टम में आता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन आपको पता होगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर्सन को फील होना, रूम में कुछ भी नहीं है फिर भी वहाँ पे साफ दिखना, कोई आवाज़ नहीं आ रही फिर भी बोलना कि आवाज़ आ रही है। इल्यूजन अलग कंडीशन है। इल्यूजन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, उसके बाद में रॉन्ग परसेप्शन होता है, लेकिन यहाँ कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन पेशेंट को फील होता है कि वहाँ कुछ है। तो हेलुसिनेशन अगर देखें तो वो पॉजिटिव सिम्टम में आता है। डिल्यूजन मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। किसी व्यक्ति का फिक्स्ड बिलीफ हो जाना कि ये हो, मतलब उसको कितना भी समझाए लेकिन उसको वो वैसा ही लगेगा। कोई बात गलत है तो वो गलत ही लगेगी, कितनी सही होता हो बात, लेकिन उसके दिमाग में अगर वो बात गलत है तो वो गलती होगी, तो वो डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन भी एक पॉजिटिव सिम्टम में आता है सिजोफ्रेनिया में। इसके अलावा हो गया एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर पेशेंट का, वो भी पॉजिटिव सिम्टम में आता है। इसके अलावा अपन बात करें एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट भी पॉजिटिव सिम्टम में और वोलेंसी भी पॉजिटिव सिम्टम में आते हैं। तो ये सारे सिम्टम पॉजिटिव सिम्टम थे सिजोफ्रेनिया के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें यहाँ, नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं डेफिशिएंट बिहेवियर। जो पेशेंट का नॉर्मल बिहेवियर था उसमें कोई कमी हो, नॉर्मल बिहेवियर से भी कम बिहेवियर, मतलब पहले से जो जैसा बिहेवियर करता था उससे भी बिल्कुल बिहेवियर डिफिशिएंट हो गया, मतलब बिहेवियर में कमी आ गई। पहले पॉजिटिव में एडिशनल बिहेवियर आता है लेकिन यहाँ डिफिशिएंट हो रहा है बिहेवियर। स्टूपर का मतलब होता है म्यूट एंड मोशनलेस। जो भी कोई पेशेंट होगा वो चुप रहेगा, कोई मोमेंट नहीं होगा, किसी से बात नहीं करेगा, कहीं नहीं घूमेगा, ना आएगा जाएगा, तो मोशनलेस और म्यूट देखने को मिलता है। वो भी एक नेगेटिव सिम्टम है सिजोफ्रेनिया का। कैटेलेप्सी की बात करें तो कैटेलेप्सी का मतलब होता है, इसको हम स्टीरियोटाइप पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। स्टीरियोटाइप पोजीशन, इसका मतलब है कोई पेशेंट है वो लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना, या अगर सो रहा है तो एक ही पोजीशन में सोए रहना। अगर हम उसको अपोज करते हैं, अगर हम चेंज करते हैं उसकी पोजीशन, तो वापस वो वही पोजीशन अपना लेता है। जिस पोजीशन में बैठा है तो वो उसी पोजीशन में बैठा रहेगा। अगर आप उसको चेंज करने के लिए बोलोगे तो वो चेंज नहीं करेगा और वो उसी पोजीशन में वापस अपने आप को डाल लेगा। नेक्स्ट बात करें तो ये सारी नेगेटिव है। प्लेट अफेक्ट का मतलब है
अफेक्ट का मतलब है शॉर्ट टर्म इमोशन। किसी भी पेशेंट में शॉर्ट टर्म इमोशन आते हैं जो एक्सटर्नली सीन होते हैं, बाहर से दिखते हैं, उन्हें हम अफेक्ट करते हैं। फ्लैट अफेक्ट का मतलब है इमोशंस का एब्सेंट हो जाना। जो शॉर्ट टर्म इमोशन आते हैं उनका एब्सेंस हो जाना फ्लैट अफेक्ट कराता है। ब्लंट अफेक्ट का होता है मतलब होता है जो भी इमोशन है शॉर्ट टर्म इमोशन उनमें कमी आ जाना। इमोशन आ तो रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं पहले से, तो वो होता है फ्लैट अफेक्ट और ब्लंट अफेक्ट। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और जो भी नेगेटिव सिम्टम्स वाला पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से करते हैं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देकर जो नेगेटिव सिम्टम वाला पेशेंट होता है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो पॉजिटिव सिम्टम वाला होता है उसको हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में अपने आती है ओलेंजापाइन, क्लोजापिन, और अपन जो बात करें अपने दूसरे जो अपना पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक से, जिसमें आते हैं अपने हेलोपेरिडोल, थायरोडोजेन, पेनफ्लुरिडोल, ये सभी मेडिसिन हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आते हैं। तो ये हमने यहाँ डिस्कस किया दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू टिमोथी क्रो। तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना जो क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा पॉजिटिव सिम्टम नहीं है। तो हेलुसिनेशन हमने देखा पॉजिटिव सिम्टम में आता है। डिल्यूजन हमने पॉजिटिव सिम्टम में देखा। ऑप्शन डी जो है एक्साइटमेंट और वॉयलेंसी, एक्साइटमेंट, ये सभी भी पॉजिटिव सिम्टम में आता है। लेकिन जो फ्लैट अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट, स्टूपर, ये सभी नेगेटिव सिम्टम में आते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव सिम्टम। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ हमने पॉजिटिव सिम्टम्स को और नेगेटिव सिम्टम्स को अच्छे से देखे। किसने दिया ये भी आपको याद रखना है, टिमोथी क्रो ने दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी हर एग्जाम में और सिजोफ्रेनिया का एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फॉर ए सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्लूलर्स फॉर ए। ब्लूलर्स फॉर ए का इनमें कौन सा एक इनमें से पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है एम्बिवेलेंस, ऑप्शन बी है एवोल्यूशन, ऑप्शन सी है एसोसिएटिव लूजनेस, ऑप्शन डी है ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर ए के बारे में। फॉर ए होता क्या है, तो बात करें जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं अपन सिजोफ्रेनिया के, तो अकॉर्डिंग टू यूजेन ब्लूलर, अकॉर्डिंग टू यूजेन ब्लूलर ने अपने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिए थे सिजोफ्रेनिया के, वो दो टाइप से दिए थे, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यूजेन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया के दो टाइप से अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताए थे, एक तो था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी। अब हम दोनों को देखते हैं, प्राइमरी कौन से थे और सेकेंडरी कौन से थे। सबसे पहले बात करें प्राइमरी सिम्टम या फिर फंडामेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं जो यूजेन ब्लूलर ने दिए थे। प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें अपन तो इसमें आते हैं 4A सिम्टम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4A सिम्टम्स।
फोर ए सिम्टम्स अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन बना के चलता है हमेशा, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब 4A का मतलब है 4A, जिसका अलग अलग मीनिंग है। पहले ए की बात करें अपन, तो इसका मतलब होता है एसोसिएटिव लूजनेस। पहला सिम्टम कौन सा है? एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है पेशेंट कंप्लीटली लॉस कर देता है एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, मतलब विचारों को पर कोई एसोसिएशन, मतलब मजबूती नहीं रख पाता अपने विचारों, फिर बार बार अपने विचार बदलता रहता है। तो इसका मतलब होता है पेशेंट कंप्लीटली लॉस द एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। अपने विचारों को बार बार बदलना, अपने विचारों पर मजबूती ना रखना, एसोसिएशन ऑफ लूजनेस कराता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप कोई पेशेंट है, बोल रहा है कि फ्लोर इज डर्टी, उसके बाद में उसने वापस बोल दिया माई नेम इज, मतलब फ्लोर डर्टी जो कि रिलेटेड नहीं है माई नेम से, तो फ्लोर इज डर्टी बोल के उसने बोल दिया माई नेम इज, फिर उसने बोल दिया कलरफुल वाटर इज ब्लू। मतलब जो भी उसने अपने विचार बोले वो तीनों ही मैच नहीं कर रहे, मतलब वो एक बात पे टिक के नहीं रहता, अपने विचार बदलता रहता है। तो एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब लूजेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। तो ये पहला ए हमने देखा, एसोसिएटिव लूजनेस। सेकेंड बात करें दूसरे ए की, दूसरे ए की अपन बात करें तो दूसरा होता है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस, अब देखें एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है। कोई भी पर्सन है, जो पेशेंट है, वो किसी एक ही इंसान के बारे में दो फीलिंग्स रखना, मतलब कोई एक इंसान है पेशेंट, उसके बारे में कभी तो सोचता है ये बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बाद में आपको बोला कि ये बहुत बुरा इंसान है। मतलब किसी एक ही इंसान को वो एक ही टाइम पे अलग अलग उसकी पर्सनालिटी बता देना, उसको उसकी फीलिंग अलग अलग बता देना। तो मतलब इसका होगा प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट फीलिंग इन ए पर्सन टुवर्ड ए सेम पर्सन, टुवर्ड ए सेम पर्सन। सामने वाला इंसान एक ही है, लेकिन जो पेशेंट है वो उसके बारे में थोड़ी देर तो अच्छा बताएगा, फिर थोड़ी देर बाद में उसको बोलेगा ये बहुत बुरा है, ये ऐसा है, इसकी किसी के बारे में बढ़ाई करेगा, फिर कुछ ही समय बाद में उसकी बुराई करने लग जाएगा। मतलब कोई भी पेशेंट है, वो एम्बिवलेंस का मतलब है कि किसी एक ही पर्सन के बारे में दो फीलिंग रखना, दो पर्सनालिटी रखना, किसी एक ही पर्सन के बारे में अलग अलग थॉट रखना एक ही इंसान के बारे में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे सेम टाइम अभी बोल रहा है अच्छा है, कुछ ही समय में बोलेगा बुरा है। तो इसका मतलब होता है एम्बिवेलेंस। तो दो सिम्टम देखे हमने 4A के, एसोसिएटिव लूजनेस और एम्बिवेलेंस। तीसरे की बात करें, तीसरा ए है अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट का मतलब है पर्सन है कोई भी सिचुएशन के कंडीशन में उसका अपोजिट रिएक्शन कर रहा है। सिचुएशन है हंसने की तो उस सिचुएशन में वो रो रहा है, कंडीशन है रोने की तो उस सिचुएशन में वो हंस रहा है। तो अपोजिट रेस्पॉन्स देना किसी भी सिचुएशन में, तो इसको हम याद रखेंगे। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो आराम से। पर्सन गिव्स गिवन द अपोजिट response toward a situation, towards a situation। इसका आप एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं
लाप इज कंडीशन, कंडीशन है लाफिंग की, बट पेशेंट इज क्राई, और कंडीशन ऑफ क्राई की तो इन द कंडीशन ऑफ क्राई पेशेंट इज लाफिंग। तो ये आपको याद रखना है। 3 ए देखिए हमने यहाँ पे। फोर्थ ए की बात करें, फोर्थ ए होगा अपना ऑटिज्म। फोर्थ ए होगा ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब है एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें जो भी कोई पेशेंट उसका बिहेवियर और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो कम्युनिकेशन सही कर पाता है ना उसका बिहेवियर सही रहता है, तो ये ऑटिस्टिक बिहेवियर होता है। तो हमने 4 ए में 4 ए देखे, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस और एसोसिएटिव लूजनेस। तो इम्पोर्टेंट है 4 ए में, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। सारे ए को मैंने समझा दिया है किसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है। अगला जो प्राइमरी 2 सिम्टम दिए थे यूजेन ब्लूलर ने, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स की। प्राइमरी सिम्टम्स में हम 4 ए की बात की। सेकेंडरी सिम्टम्स उसने दिए थे, पेशेंट का डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो जाएगा। ये हम सेकेंडरी सिम्टम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजेन ब्लूअर ऑफ द सिजोफ्रेनिया। हेलुसिनेशन के बारे में बताया था, जो कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम में देखे। डेल्यूजन बताया था। तो ये सारे हुए सेकेंडरी सिम्टम अकॉर्डिंग टू यूजेन ब्लूलर। तो ये हमने यूजेन ब्लूलर के आधार पे उसके सिम्टम देख लिए सिजोफ्रेनिया के 2 टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों को हमने डिस्कस भी कर लिया। जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और एम्बिवेलेंस। तो एम्बिवेलेंस तो 4 ए में इंक्लूड होता है, मतलब टू अपोजिट फीलिंग रखना किसी एक ही इंसान के बारे में। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी का मतलब है एसोसिएटिव लूजनेस, मतलब अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं रखना, विचारों को बार बार बदलना। ऑप्शन डी है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिज्म मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और बिहेवियर प्रॉब्लम होता, लेकिन जो ऑप्शन बी है एवोल्यूशन, ये इसका 4 ए में इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। 4 ए किसने दिया ये भी आपको ध्यान रखना है, यूजेन ब्लूलर। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आपके हैबिट से रिलेटेड, इसको देखना अच्छे से। क्लेप्टोमेनिया मीन्स, क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है इरेसिस्टिबल डिजायर टू सेट फायर, मतलब बिना वजह लगातार मतलब विचार आना, डिजायर होना, इच्छा होना किसी भी चीज़ को जला देने की। ऑप्शन बी है कंपल्सिव हेयर लॉस, मतलब जानबूझकर मतलब बालों को हटाना बॉडी से। ऑप्शन सी है पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, और ऑप्शन डी है इरेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील थिंग्स। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब जानते हैं, क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है इनमें से। तो पहले अपन कुछ और भी टर्म्स देखते हैं, ये हैबिट और इम्पल्सिव डिसऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इनको जानते हैं। सबसे पहले बात करें डिप्सोमेनिया। पहला वर्ड है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है कंपल्सिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, कंपल्सिव ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। कंपल्सिव यानी जरूरी, जरूरी हो जाना एल्कोहल पीना, मतलब पेशेंट बिना एल्कोहल पिए नहीं रह सकता, जिसे हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। एक हैबिट प्रॉब्लम हो जाती है डिप्सोमेनिया, पेशेंट एल्कोहल के बिना नहीं रह पाता है। दूसरा वर्ड है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया का मतलब होता है
पैथोलॉजिकल फायर सेटिंग या फिर इरेसिस्टेबल डिजायर टू सेट फायर। तो पैथोलॉजिकल या फिर इरेसिस्टेबल, पैथोलॉजिकल फायर सेटिंग, आग लगाना, कीमती चीज़ों को आग लगा देना, जला देना, उसे बोलते हैं अपन पायरोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड अपन देखें, नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है, क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है स्टीलिंग ऑफ पर्पजफुल आइटम्स, मतलब जो जरूरी सामान है उनको चुराने की आदत होना। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है स्टीलिंग, बिना यानी किसी भी बिना पर्पज के किसी भी सामान को चुरा लेना कहीं से भी, किसी भी घर से। उनका कोई मकसद नहीं है, वो चोरी नहीं कर रहे। मतलब जो चोर का मकसद होता है अपना सामान ले जाना और उसका उनके मतलब पैसे लेना, जो भी कुछ है उनका पर्पज। लेकिन जो क्लिप्टोमेनिया की कंडीशन में जो पेशेंट करता है उनका कोई पर्पज नहीं होता चोरी करने का, लेकिन वो चोरी करते हैं। पैथोलॉजिकल स्टीलिंग प्रॉब्लम होती है, पैथोलॉजिकल स्टीलिंग विदाउट एनी एपिरेंट पर्पज, विदाउट एनी पर्पज या एपिरेंट पर्पज। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया, ट्राइकोटिलियोमेनिया का मतलब होता है कंपल्सिव हेयर लॉस। कंपल्सिव मतलब जो भी कोई भी पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, उस वो अपने जो खुद की बॉडी के हेयर है उनको पुल आउट करेगा, जिन्हें बोलते हैं हम उखाड़ना, हेयर को उखाड़ना बॉडी से, अपने खुद की बॉडी से अपने हेयर को पूरे दिन उखाड़ता रहेगा, पुल आउट करता रहेगा। जो कि ये स्टार्ट करता है स्कैल्प से, उसके बाद में आगे एयरब्रो, आईब्रो, चिन और एक्जिला तक जाता है। मतलब खुद की बॉडी के हेयर को पुल आउट करना ट्राइकोटिलोमेनिया कहलाता है। एक हैबिट प्रॉब्लम होती है ये भी। तो ये कंडीशन हमने देखी 3-4, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। डिप्सोमेनिया, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया और ट्राइकोटिलोमेनिया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन पूछा था क्लेप्टोमेनिया का मतलब। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है इरेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील थिंग्स, मतलब किसी भी वस्तुओं को चुराना, इच्छा होना, इरेसिस्टिबल जिसको रोक नहीं सकते, ऐसी इच्छा होना कि सामान को चुराने की इच्छा होना और बिना किसी वजह के। बात करें पैथोलॉजिकल, जो गैम्बलिंग एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट में जुआ खेलने की लत लग जाती है और उस जुए खेलने की वजह से वो अपना पूरा फाइनेंशियली लॉस कर देता है, फिर भी वो खेलना नहीं छोड़ता, मतलब सब कुछ ख़त्म कर देता है जुए के चक्कर में। इतनी खतरनाक लगती है गैम्बलिंग की। तो पैथोलॉजी गैम्बलिंग भी इसका मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इरेसिस्टिबल डिजायर टू स्टील थिंग्स। इरेसिस्टिबल डिजायर टू सेट फायर का मतलब पायरोमेनिया बता दिया। कंपल्सिव हेयर लॉस का मतलब ट्राइकोटिलोमेनिया हो गया। और ऑप्शन सी पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलने की लत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोबिया से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। फोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेस इज कॉल्ड। किसी भी पेशेंट को, किसी पर्सन को ऊंचे स्थान से, हाई प्लेस से डर लगना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एगोरोफोबिया, ऑप्शन बी है एल्गोफोबिया, ऑप्शन सी है एक्रोफोबिया, ऑप्शन डी है क्लस्ट्रोफोबिया। तो अपन बात करें एक बार फोबिया के बारे में। फोबिया में होता क्या है, कौन कौन से फोबिया पाए जाते हैं मोस्टली? फोबिया की अपन बात करें तो फोबिया एक ऐसी कंडीशन है, मतलब इरेशनल फियर पाया जाता है किसी पर्सन में फ्रॉम एनी
एक्टिविटी है किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके लिए इरेसिस्टिबल फियर होना, डर होना में से किसी को अंधेरे से डर लगना, किसी को बिल्ली से डर लगना, किसी को हाइट से डर लगना, ओपन प्लेस से डर लगना, तो वो बिना किसी वजह का डर होता है। उनको कोई ऐसा डर नहीं है कि उनको कोई मार देगा, मतलब ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको जाने से डर लगना। रेलवे स्टेशन पर कोई भेज रहे हैं परिवार वाले तो वहाँ नहीं जाना। अंधेरे कमरे में बेटा है तो वहाँ डर लगना अंधेरे से। बिल्ली आ गई तो उससे डर लगना, बच्चों से डर लगना, ब्लड से डर लगना बिना वजह से। तो हम इसको जानते हैं इरेशनल फियर फ्रॉम ए सिचुएशन, एक्टिविटी और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इनसे बिना किसी वजह से डर लगना फोबिया कहलाता है। फोबिया का कंडीशन का फीचर आपको पता होना चाहिए। इसका फीचर होता है ऑलवेज पेशेंट जब भी हमेशा उसकी फोबिक जो एजेंट है वहाँ जाने से रिफ्यूज करेगा, मना करेगा, अवॉइड करेगा उन सभी सब चीज़ों को जिनसे उसे डर लगता है। जैसे किसी को हाइट से डर लगता है, आप हाइट पे जाने के लिए बात करोगे तो वो कैसी भी बात को टाल देगा। अगर आप कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ देखने जा रहे हो, उसको बोल रहे हो चलो, तो लेकिन वो कैसे भी बात को टाल देगा, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। तो बात करते हैं कौन कौन से फोबिया पाए जाते हैं मोस्टली। सबसे पहले अपन बात करें, एक वर्ड आता है एगोरोफोबिया। एगारोफोबिया, एगारोफोबिया का मतलब होता है, एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मोस्ट कॉमन टाइप भी ये होता है एगारोफोबिया, और इसका मतलब होता है ओपन प्लेस से डर लगना। एगारोफोबिया एक मोस्ट कॉमन टाइप का फोबिया होता है। इसमें पेशेंट को ओपन प्लेस से डर लगता है। होता क्या है, इरेशनल फियर फ्रॉम ओपन प्लेस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन जगहों से पेशेंट को डर लगना, जाने से मना कर देना ऐसी कंडीशन में। तो ये एगारोफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम ओपन प्लेस, खुले स्थान पे नहीं जाना। अगला है सोशल फोबिया का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड आपके सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का मतलब होता है पेशेंट, अगर कोई पर्सन है उसको डर लगता है कोई सोशल एक्टिविटी में जाने से, भीड़ में जाने से, किसी को लेक्चर देने से। कोई टीचर है तो वहाँ पढ़ा नहीं पाता क्योंकि उसको लेक्चर देने से, सामने बोलने में डर लगता है, तो उसे बोलते हैं हम सोशल फोबिया। इरेशनल फियर फ्रॉम to participate in social activity। कोई भी सामाजिक एक्टिविटी है जहाँ सब आएंगे, सभी समाज के लोग आएंगे, तो वहाँ जाने से मना कर देना, भीड़ वाली जगह नहीं जाना। कोई लेक्चर देना हो तो उसके लिए मना कर देना। तो ये इसको अपन बोलते हैं सोशल फोबिया। नेक्स्ट वर्ड अपन बात करें तो होता है अपना एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाई प्लेस से डर लगना, हाइट से डर लगना। इरेशनल फियर फ्रॉम हाई प्लेस या फिर हाइट। हाई प्लेस या फिर हाइट से डर लगना, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें अपन, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम क्लोज प्लेस, फियर फ्रॉम क्लोज्ड प्लेस, बंद जगह से डर लगना, जिसका मतलब होता है क्लस्ट्रोफोबिया।
अगर आपसे आए एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया का मतलब होता है पेन से डर लगना। पेन ना हो तो भी डर लगना कि कहीं मेरा दर्द ना हो जाए, कहीं मैं गिर जाऊं तो मेरा दर्द ना हो जाए, मतलब दर्द से इतना डर लगना कि पूछो मत। फियर फ्रॉम पेन। इसके अलावा अपन बात करें तो गेमेटोफोबिया, गेमोफोबिया आता है जिसे मेरी से डर लगता है। बहुत सारे वर्ड हैं जो अभी इस क्लास में हम सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, एक अलग से सेशन लेकर आऊँगा जिसमें सभी फोबिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे निक्टोफोबिया हो गया जिसमें डार्क प्लेस से डर लगता है, और भी हेमोफोबिया होता है जिसमें ब्लड से डर लगता है, जीनोफोबिया होता है जिसमें स्ट्रेंजर से डर लगता है, और भी बहुत सारे वर्ड है जैसे गाइनोफोबिया, फीमेल से डर लगना, पीडोफोबिया, चाइल्ड से डर लगना। तो ये सारे फोबिया होते हैं जो अपन एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आज वर्ड बताएं वो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, उनको हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन में पूछा था फियर ऑफ हाई प्लेस, हाई प्लेस से डरना मतलब हाइट से डर लगना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी। एक्रोफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम हाइट। ऑप्शन जो ए था एग्रोफोबिया मतलब ओपन प्लेस से डरना, ओपन प्लेस, फियर फ्रॉम ओपन प्लेस। एल्गोफोबिया का मतलब पेन से डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज प्लेस से डर लगना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डिस्कस किया, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेंस के हिसाब का क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ बुलीमिया नर्वोसा। नर्स एक पेशेंट क्लाइंट को केयर कर रही है जो डायग्नोस्ड है बुलीमिया नर्वोसा से, उसमें डायग्नोस हुई है बुलीमिया नर्वोसा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ बुलीमिया नर्वोसा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल, जो इनिशियल एक्शन होगा, इनिशियल गोल होगा इस पेशेंट में, तो वो क्या होने वाला है? नर्स का इनिशियल गोल बताना है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है एनकरेज टू अवॉइड फूड्स, फूड को लेने से मना करना, बढ़ावा देना उसको कि फूड नहीं लेना है। आइडेंटिफाई एंजाइटी कोजिंग सिचुएशन, एंजाइटी किस कारण से हो रही है उस सिचुएशन को पता करना। ऑप्शन सी है ईट ओनली मील्स ए डे, ओनली मील्स ही खाना भोजन के टाइम, मतलब स्नैक्स ना लेना, ना ब्रेकफास्ट करना, ओनली सुबह और शाम की मील उस टाइम में ईट करना। अवॉइड प्लेंटी ऑफ ग्रोसरीज, प्लेंटी ऑफ ग्रोसरीज को अवॉइड करना। तो इनमें से कौन सा इनिशियल एक्शन होगा नर्स का जो कि इस पेशेंट में यूज लेगी? तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलीमिया नर्वोसा होता क्या है। बुलीमिया नर्वोसा की बात करें अपन, बुलीमिया नर्वोसा मोर कॉमन होता है ये, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा से, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला बात करें, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बुलीमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर। और उसके फीचर होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग, बिंज ईटिंग और पर्जिंग इसके फीचर्स होते हैं। ये दो फीचर्स होते हैं इसके, बिंज ईटिंग और पर्जिंग। अब देखते हैं बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है और पर्जिंग क्या होता है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, इनसे आपको पूरा बुलीमिया नर्वोसा समझ में आ जाएगा। बिंज ईटिंग का मतलब तो होता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड, कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए टाइम, एक ही समय में बहुत ज़्यादा भोजन को ले लेना, ईट कर लेना। कंजप्शन
कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट ए टाइम, एक ही समय पर बहुत ज़्यादा भोजन कंजप कर लेना। दूसरा वर्ड है पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब होता है सेल्फ इंड्यूसिंग वोमिटिंग। सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग मतलब एक ही समय में बहुत सारा भोजन ग्रहण करने के बाद में, खाने के बाद में वापस उसको वोमिट करवाना खुद से ही, कैसे भी करके अपने आप से वोमिट करवा देना उस भोजन को, उसे बोलते हैं पर्जिंग। तो ये कंडीशन हुई बुलिमिया नर्वोसा। इसमें कोई एंजाइटी की वजह से पेशेंट ऐसा करता है, मतलब अपने आप में सोचता है कि मैं कहीं खाना खा के ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ, ओबेसिटी ना हो जाए, ऐसा कंडीशन, या फिर कोई एंजाइटी की वजह से ये सब कुछ करता है। तो जो अपना क्वेश्चन है, इसमें जो नर्स का रोल होने वाला है, इम्पोर्टेंट रोल, वो होगा आइडेंटिफाई द एंजाइटी कोजिंग सिचुएशन। मतलब किस कंडीशन की वजह से ये सब हो रहा है, एंजाइटी किस वजह से है पेशेंट में, उसको दूर कर देंगे तो बाकी सब सिचुएशन अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो एंजाइटी कोजिंग सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना ही इनिशियल एक्शन होगा, क्योंकि अगर उसको ठीक कर दिया एंजाइटी कोजिंग सिचुएशन को, तो बाकी के जरिए से अदर सिम्टम्स है वो अपने आप ठीक हो जाने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, सॉरी यहाँ पे ऑफ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक बुलिमिया नर्वोसा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो अपन इसमें बात करें कि इनमें से कौन सा एक बुलिमिया नर्वोसा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ऑप्शन ए दे रखा है सेट देमसेल्व्स डेली कैलोरी लिमिट, मतलब खुद कैलोरी लिमिट सेट करता है इस कंडीशन में। ऑप्शन बी है परस्यूट्स ऑफ थिननेस। ऑप्शन सी है रिपीटेड बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग एंड सेल्फ इंड्यूसिंग, मतलब बहुत सारा खाना खाना और फिर वोमिट करवाना। ऑप्शन डी है बॉडी वेट इज़ 15% बिलो द स्टैंडर्ड वेट, मतलब जो बॉडी वेट होता है इस पेशेंट का वो कम होता है स्टैंडर्ड वेट से। तो अपन एक बार बात कर लेते हैं बुलिमिया नर्वोसा के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। दोनों की बात कर लेते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। तो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो तो एक कंडीशन होती है जिसमें ईटिंग और इंजेक्शन ऑफ, मतलब जो पेशेंट होता है वो भोजन नहीं करता है, मेन फियर होता है उसमें वेट गेन का। एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन में पेशेंट को फियर होता है कि कहीं उसका वेट गेन ना हो जाए, इसलिए वो भोजन नहीं करता है। अगर उसको भोजन देते हैं तो उसको अवॉइड कर देता है, थ्रो आउट कर देता है, या फिर उसको छुपा देता है, मतलब वो भोजन नहीं करता है इस कंडीशन में एनोरेक्सिया नर्वोसा। लेकिन जो बुलिमिया नर्वोसा है इसमें पेशेंट फुल भोजन करता है, ओवर ईटिंग करता है, बाद में उसको वोमिट करवा देता है, सेल्फ वोमिटिंग करवा देता है। तो अपन बात करते हैं एक बार दोनों के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा के सिम्टम। बुलिमिया नहीं तो अपन इसके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। बुलिमिया नर्वोसा में बात करें तो वेट गेन होता है, वेट नॉर्मल रहता है, गेन नहीं होता है, नॉर्मल। क्योंकि यहाँ खाना तो खा ही रहा है, वोमिट करवा देता है, वो बात की बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो एनर्जी बॉडी को मिलती रहती है जिससे बॉडी का वेट मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो लिबिडो होता है वो भी नॉर्मल रहता है। इसके अपोजिट हम बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा में, तो उसमें वेट लॉस होता है, क्योंकि उसमें पेशेंट जो फूड है वो ईट नहीं करता है, भोजन नहीं खाता है, उसमें लिबिडो भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बिंज ईटिंग और पर्जिंग देखने को मिलती है इसमें। बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग मतलब ओवर ईटिंग करना और वोमिट करवा देता। जबकि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में ऐसा देखने को नहीं मिलता, उसमें
फूड को छुपा देता है पेशेंट या फिर उसको फेंक देता है, अवॉइड करता है फूड को, फूड लेने से मना करता है। जबकि बुलिमिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग करता है और पर्जिंग करवाता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें अपन तो होता है इसमें रिस्क होती है GERD की, GERD की, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब जो वोमिट करवाता है, बार बार एसिड ऊपर आता है वोमिट करवाने की वजह से, तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी इस पेशेंट में देखी जाती है। ओरल अल्सर भी देखे जाते हैं क्योंकि बार बार एसिड माउथ में आएगा तो उससे ये देखने को मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट जो साइन देखने को मिलता है उसमें आपको याद रखना है रसेल साइन, मतलब जो नक्कल्स होती है उसमें कैल्कस बन जाना, कैल्कस और नक्कल। तो ये इम्पोर्टेंट जो थे वो अपने बात की बुलिमिया नर्वोसा की, वेट गेन, वेट का नॉर्मल रहना, लिबिडो का नॉर्मल रहना, बिंज ईटिंग और पर्जिंग करना, रिस्क ऑफ GERD और नक्कल्स रसल साइन। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के भी सिम्टम, वैसे तो इसके अपोजिट होंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें पेशेंट को फियर होता है वेट गेन का, इसलिए फूड को अवॉइड करता है। इसमें जो मैंडेटरी जो क्राइटेरिया होता है उसमें BMI जो होती है पेशेंट की वो देन 18 होती है, 18 से कम होती है BMI। वेट लॉस होता है क्योंकि पेशेंट फूड नहीं लेता हो, उसमें फूड को रिफ्यूज करता है। कंटिन्यूअस रिफ्यूजल ऑफ फूड, फूड को लगातार रिफ्यूज करता है। इसके अलावा देखने को मिलता है हाइडिंग द फूड, फूड को छिपा देता है। और भी देखें इसमें तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, लिबिडो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन भी एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखने को मिलती है। और पीछे हमने देखा बुलिमिया नर्वोसा का, और जो अपना क्वेश्चन था उसमें बुलिमिया नर्वोसा का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा था अपने से। तो सेट लिमिट्स डेली कैलोरी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैलोरी सेट नहीं करता है पेशेंट, बिंज ईटिंग करता है और पर्जिंग करवा देता है। ऑप्शन बी परस्यूट्स ऑफ देम थिननेस, ऐसा भी कोई थिननेस का भी कोई मामला नहीं है। ऑप्शन जो डी है बॉडी वेट, तो नॉर्मल बॉडी वेट रहता है, कम बॉडी वेट नहीं होता है। तो ये तीनों ही आंसर गलत है। जो सी आंसर है रिपीटेड बाउट्स ऑफ ओवर ईटिंग, मतलब लगातार ओवर ईटिंग करना और इंड्यूस वोमिटिंग करवाना, इसका एक क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया डिस्क्राइब बाय, जो फर्स्ट रैंक सिम्टम है सिजोफ्रेनिया के वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किए गए थे, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे। फर्स्ट रैंक, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम अभी पहले देखे, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो एक बार फर्स्ट रैंक सिम्टम्स को अच्छे से देख लेते हैं, फिर इसका आंसर ढूंढते हैं। तो जो कैट स्नाइडर है, कैट स्नाइडर ने सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए थे। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया किसने दिए थे? कैट स्नाइडर ने। अब देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स थे। पहला था डिल्यूजनल परसेप्शन, एक था थॉट एलिग्नेशन, जिसमें तीनों ही थे, थॉट इंसर्शन, विड्रॉल एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये तीनों ही इंक्लूड थे। एक था अपना पैसिविटी एक्सपीरियंस, जिसमें इंक्लूड थे मेड फिनोमेना के, मेड इम्पल्स, मतलब
जो भी कोई पर्सन है उसमें इम्पल्स किसी और के द्वारा प्रोड्यूस करवाना। मेड एक्शन मतलब कोई भी ऑटोमेटिक एक्शन होना किसी पर्सन में दूसरे के द्वारा, ऐसी मतलब, या फिर मेड अफेक्ट। और एक होता है सोमेटिक पैसिविटी। इसके अलावा जो सिम्टम था एक होता हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन इसमें इंक्लूड है। तो ये जो क्वेश्चन था इसके फर्स्ट रैंक सिम्टम हमने देखे। इंपॉर्टेंट है किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ड स्नाइडर। यूजेन ब्लूलर ने तो 4 सिम्टम्स दिए थे, और जो कर्ड स्नाइडर है उन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए थे। एक छोटी सी अपन सिजोफ्रेनिया की बात कर लें। सिजोफ्रेनिया नेम किसने दिया और मतलब थोड़ा उसका देख लें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। सिजोफ्रेनिया की बात करें अपन, तो सिजोफ्रेनिया किसके द्वारा दिया गया था, तो इमेल कृपलानी के द्वारा ये दिया गया था। और जो सिजोफ्रेनिया वर्ड है वो कोइंड किया गया था, मतलब वर्ड जो दिया था वो यूजेन ब्लूलर ने दिया था। सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्पिल्ट मेनिया, मतलब माइंड में स्पिल्ट आना, गैप आना। और द नेम डिमेंशिया पैराडॉक्स जो था वो दिया था, जो सिजोफ्रेनिया वर्ड है वो डिमेंशिया पैराडॉक्स द्वारा लिया गया था, और ये इमेल कृपलानी ने दिया था। तो हमने ये सेशन पूरा डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट सेशन था आपके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।